आज के वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रशासनिक व्यवस्था, लोक प्रशासन, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम तुलनात्मक राजनीति पे आते हैं। प्रथम प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है मैटलैंड का। मैटलैंड कहता है कि मुझे शीर्षक पर खेद होता है, प्रश्नों पर नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो अवैज्ञानिक अध्ययन। जब प्रश्नों को हम सही से पढ़ेंगे तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो अवैज्ञानिक अध्ययन जो है तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं? यह कथन किसका है? तो यह कथन है जी.के. रॉबर्ट्स का। रॉबर्ट्स ने अपने शोध कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यह किसने कहा? तो एम कर्टिस ने कहा। एम कर्टिस ने कहा कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा, ये सभी। अगला प्रश्न, त्रिशंकु संसद का क्या मतलब हुआ? त्रिशंकु संसद का मतलब हुआ संसद में किसी भी दल का बहुमत नहीं। ये नहीं कि 3 दलों का बहुमत, किसी भी दल का बहुमत नहीं। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोकर का। कोकर। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय विधि नहीं है। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है। भारत में कानूनी सत्ता संसद के अधीन है। किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली का पद सर्वप्रथम प्रयोग किया था? वाल्टर वेजहॉट। वाल्टर वेजहॉट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। किसका? अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, ये जो है यह संसदीय प्रणाली में ही निर्भर है। एक संसदीय राज्य में राज्य के प्रधान होते हैं नाम मात्र की शक्ति प्राप्त करके। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है कौन? संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। दोहरा शासन संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? तो स्ट्रॉन्ग ने दी है। अगला प्रश्न, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डायसी का है। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि संविधान सरकार से निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? तो स्ट्रॉन्ग का है। अगला प्रश्न, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता व्यवस्था होगी। यह कहता है जेलिनेक। अब इसके अंतर्गत हम अगले इकाई में संघवाद, जो तुलनात्मक राजनीति का ही महत्वपूर्ण विषय है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। शब्द फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया है। यह किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सहयोगी संघवाद का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया या कनाडा? तो कनाडा सहयोगी संघवाद का। संघवाद पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक भारतीय संघ व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो राष्ट्रपति का नेतृत्व
राष्ट्रपति का नेतृत्व जो है भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ एकात्मक शासन नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, चीन सभी में एकात्मक शासन व्यवस्था है। और संघीय व्यवस्था कनाडा, भारत, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न, जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य संघों का संघ है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि राज्य संघों का संघ है। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया था? तो लॉक ने किया था। लॉक ने। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया प्रथम 10 संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। अब अगली इकाई व्यवस्थापिका से संबंधित प्रश्न। किसने कहा व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो J.S. मिल ने कहा है। J.S. मिल ने। अगला पॉइंट है, प्रदत्त विधान की अवधारणा का आशय हमारी संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कार्यपालिका को प्रदत्त अधिकार से है। इस प्रणाली के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होता है जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। अगली इकाई कार्यपालिका से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वह ब्रिटेन है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? तो वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो प्रधानमंत्री का पद। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो संसद वैधानिक संप्रभु होता है। शून्य आधारित जीरो बजट प्रक्रिया कब से लोकप्रिय हुई है? तो जिम्मी कार्टर के टाइम से। जीरो, जेड से जीरो और जेड से जिम्मी कार्टर। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो सदन से बहिर्गमन उपयुक्त है। एक संसदीय प्रकार की सरकारों में निम्नलिखित में कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो मंत्रिमंडल करता है। अगला प्रश्न, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून को लागू करना। अगला प्रश्न न्यायपालिका से है। न्याय पंचायत कार्य करती है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति के समान विशेषता नहीं है? तो न्यायिक संगठनों का दो समुच्चय, ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीश का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसके हैं? तो यह विचार हैं जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश में है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अब राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से हैं हमारे कुछ प्रश्न। राजनीतिक लोगों का समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा एडमंड बर्क ने दी है। सैनिक समता दल की स्थापना किसने की थी? तो 1927 में भीमराव अंबेडकर ने सैनिक समता दल एक सामाजिक संगठन की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य गरीब शोषित वर्गों लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक समानता स्थापित करना था। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो दल संगठन की विशेषता है चौगुट, प्रकोष्ठ दल, शाखा दल और सैनिक दल। कोष का इसमें कहीं वर्णन नहीं है। अगला, चौगुट को कॉजेज बोलते हैं, प्रकोष्ठ को सेल पार्टी बोलते हैं, शाखा दल को ब्रांच पार्टी बोलते हैं और सैनिक दस्ते को मिलिशिया बोलते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा यह शब्द जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय को
समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? तो यह जेम्स ब्राइस ने कहा था। यह किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो गिलक्राइस्ट ने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है, गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो व्यापारिक संघ को उच्च स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, उन्मुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं? तो लॉवेल ने ऐसा कहा था। एक पॉइंट है, इंग्लैंड के नेता तथा लेखक एडमंड बर्क ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉजेज ऑफ द प्रेजेंट डिस्कंटेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा था कि दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो कहीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी। डी मैक्किन ने इनका नाम अदृश्य सरकार रखा तथा सेलिन और रिचर्ड डे लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी वह विशेषता है जो राजनीतिक दल की दबाव समूह से भिन्न करती है? तो राजनीतिक दल वैचारिक आधार पर आधारित होती है, जबकि दबाव समूह अपने हित के आधार पर बनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो दल सरकार के अंगों का एक रूपता स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटाएं अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो लॉवेल कहता है। लॉवेल अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस में राजनीतिक दलों के बारे में यह टिप्पणी की थी कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसे ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटाएं अच्छे होते हैं या बुरे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सहसंबंध स्थापित किया है? तो एम डुवर्जर ने। अगला प्रश्न, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? तो एम एन रॉय ने सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं। अब जरा इसको देखेंगे कि हित समूह एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत दबाव समूह, एनजीओ, लॉबी आदि इत्यादि आते हैं। जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं, उन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। किंतु कुछ हित समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिनका सरकार की गतिविधि में कोई संबंध नहीं होता। इन आधारों पर कहा जाता है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, किंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन ब्राइस का है। ब्राइस का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रदत्त विधायन मुख्य रूप से कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित प्रक्रिया है जो सत्ता में होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? तो रॉबर्ट मिचेल्स। अगला प्रश्न, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो ऐसा फ्रांस में संभव है। अगला प्रश्न, कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो अमेरिकी दलों और चुनावों में से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता ही घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है। निम्नलिखित में कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो मार्क्सवाद। नेक्स्ट, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः कैसी? तो अनुदारवादी और उदारवादी थी। पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है साम्यवादी पार्टी से। निम्न में किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? तो वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। अगला प्रश्न, दिनेश, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर मतदाता पहचान पत्र का प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया।
भारत में राजनीति शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो जनता है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रशासन में परोक्ष भूमिका। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो A.F. बेंटले था। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में संवैधानिक दबाव समूह सम्मिलित नहीं है। मतलब 4 प्रकार के उन्होंने दबाव समूह की बात की थी। वो हैं सबसे पहले संस्थात्मक, फिर प्रदर्शनकारी, फिर समुदायात्मक और फिर असमुदायात्मक। संस्थात्मक, प्रदर्शनकारी, समुदायात्मक और असमुदायात्मक। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है सरकार की वैधता पर। दबाव समूह को तीसरे सदन के नाम प्राप्त कर दिया, यह किसका विचार है? फाइनर का विचार है। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा था? तो यह ब्राइस ने कहा था। अगले भाग में हम निर्वाचन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, J.S. मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधारों का वर्णन किया था। इसमें अल्पसंख्यक लोगों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान, बेंथम के विपरीत गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान प्रक्रिया तथा महिला मताधिकार का जोरदार समर्थन किया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। इस आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को किया गया था। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। इस आयुक्त अभी वर्तमान में कोई और बदल गए होंगे। तो परिसीमन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो हमें विशेष रूप से ये जानना था कि 2002 में जो परिसीमन आयोग बनी थी उसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। अगला प्रश्न, चुनाव सुधार हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? तो 1971 में। 21 सदस्यीय समिति का गठन जुलाई 1971 में किया गया था जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदान किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है क्या कहलाती है? तो उसे संचयी मतदान कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी कई सारे एग्जाम में आया है। फिर से एक बार हम देखते हैं कि वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को 1 से अधिक मत दे सकता है उसको हम क्या कहते हैं? संचयी मतदान कहते हैं। संचयी मतदान प्रणाली अनुपातिक प्रणाली प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही एक भाग है। इसका प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें मतदाता को यह अधिकार है कि उसे प्राप्त मतों को वह एक ही उम्मीदवार को दे दे या सभी उम्मीदवारों के बीच बांट दे। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में चुने जाने हो। अगला प्रश्न है, लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई भी शासन नहीं कर सकता, यह किसका कथन है? तो जोस ऑर्टिगे गैसल का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि अदिष्ट प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है? तो अदिष्ट प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, हेयर प्रणाली का संबंध है किससे? एकल संक्रमणीय पद्धति से है संबंध। निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखता किसको लाभ होता है? तो समूहों और दलों को प्रमुख रूप से लाभ होता है। घटना चक्र का तुलनात्मक राजनीति यहीं समाप्त होता है। अब इसके अगले भाग में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित प्रमुख विभिन्न मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी है। इसके बाद हम लोक प्रशासन को देखेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? तो शक्ति संतुलन का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर ने किया है। अगला प्रश्न, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो मॉर्गेनथाउ ने। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो राष्ट्रीय हित को स्पष्ट करता है। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में किसे शामिल नहीं किया है?
तो 3 तत्वों को पहले जान लें कि भौतिक जीविता, स्वाधीनता और आर्थिक निर्वाह, ये 3 तत्व हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो परिवर्तनीय हित। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला निम्न में क्या है? शक्तियों का संतुलन है। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो प्रचार प्रसार। शक्ति संतुलन व्यवस्था में संतुलन को अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो सहसंबंध है। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियार को लक्षित नहीं करेगा? तो 1997 में। क्यों? क्योंकि 1997 ही ऐसा समय है जब उन्हें G8 में शामिल करने की बात कही जा रही थी, इसीलिए। किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? तो इजराइल के साथ। किसने कहा अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? तो जिम्मर ने। अगला प्रश्न, यह एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह किसके बारे में कहा गया? तो यह चीन के बारे में कहा गया। और इसे किसने कहा? तो नेपोलियन ने कहा है। अगला प्रश्न, 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो अयूब खान था। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में किसने समावेश किया था? तो शिमला समझौता। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? तो आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप था। अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो याल्टा सम्मेलन का। चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ की समस्या हुई थी? लद्दाख के डेप्सांग और चुमार दोनों में। मार्शल योजना का संबंध है पश्चिमी यूरोप की सहायता से। अगला प्रश्न है, G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल कौन है? तो कुआलालंपुर है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। लातविया इसका 29वां और तथा मैडिसोनिया इसका 30वां सदस्य बना है। नाटो की स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या 12 थी। वर्तमान में इसके महासचिव स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। सेंटो की स्थापना कब हुई? 1955 में। सेंटो की स्थापना 1955 में। तृतीय विश्व पदावली का प्रयोग किया था किसने? अल्फ्रेड सावी ने। तृतीय विश्व पदावली का प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड सावी ने। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में कब आई? 1968 में। और इस संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? तो 1971 के पूर्व में ही हस्ताक्षर कर लिया था। अगला प्रश्न, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो अभी वर्तमान में महिंद्रा राजपक्षे हैं। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो भारत चीन सीमा विवाद से है। आइए जरा इसको देखते हैं। 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार और कंबोडिया, एशिया और अफ्रीका के इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में सम्मेलन किया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव सामने आया। भारत ने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु चीन ने अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा कब चीन को हस्तांतरित किया गया? तो यह 30 जून 1997 के मध्य रात्रि को सौंपा गया। अगला प्रश्न, वार्सा पैक्ट कब समाप्त होता है? तो वार्सा पैक्ट जुलाई 1991 में समाप्त होता है। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1955 में। अगला प्रश्न,
नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक, निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है माइकल ब्रेशर का। माइकल ब्रेशर का। ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले हैं? तो वह पश्चिमी जर्मनी के रहने वाले हैं। लैटिन अमेरिका में टलाटिलोलको की संधि का संबंध किस विषय से है? तो परमाणु हथियार से है। परमाणु हथियार से है टलाटिलोलको की संधि। अगला, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात हुआ था। अगला, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। अगला प्रश्न, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया? तो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर भारत ने सहमति दिया। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के शास्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। अगला प्रश्न, बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ईरान सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को मनाया जाता है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 1968 को मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया। UDHR का विस्तार करिए। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। निम्नलिखित में कौन सा सीटों का अंग नहीं है? तो सीटों में सभा नहीं है। बाकी इसके अलावा परिषद है, सचिवालय एवं कार्य समूह है, पहरवा समिति है। अगला, और इसके थोड़ा सा जान लेते हैं सीटों के बारे में। 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटों दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ सैन्य गठबंधन था। सभा इस संगठन का अंग नहीं है। सभा इस संगठन का अंग नहीं है और इसके प्रमुख सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 जून 1977 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब 77 में यह समाप्त भी हो गया। 54 में इसकी उद्भव हुई थी सीटों। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया? तो चार्टर के 11वें अनुच्छेद में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में अंगीकृत किया गया। मार्टिन कैप्लॉन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? तो 6 प्रतिमान होते हैं। आइए जरा इनको देखते हैं। इसका विश्लेषण उन्होंने अपनी पुस्तक मार्टिन कैप्लॉन ने सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किया था। इस पुस्तक में इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत को 6 प्रतिमानों में विभाजित किया था। पहला है शक्ति संतुलन निकाय, दूसरा है स्थिर द्विध्रुवीय निकाय, दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, सोपानिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय और इकाई वीटो निकाय। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 50 थी। हालांकि 50 और 51 कन्फ्यूजिंग है, लेकिन 50 ही माना जाए क्योंकि 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जून थोड़ा सा नज़र डालते हैं इस पे। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र में 50 राष्ट्र ने हस्ताक्षर किए थे। चूँकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका था। उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। सरकार का गठन के पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र
आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक कब घोषित किया गया? तो 1970-80 को निशस्त्रीकरण दशक के रूप में मनाया गया। एशिया का कौन सा भाग दुनिया का छत के नाम से जाना जाता है? तो मध्य एशिया। किसने कहा जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? तो वेनो वासरमैन ने। किसने कहा था कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दोनों तरह के राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? तो यह मार्गेंथाउ ने कहा था। देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह फ्रेंच से लिया गया है। उत्तराखंड में यह प्रश्न पूछा गया है कि देतांत शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रेंच से लिया गया है। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है तो वह है इंडोनेशिया, मतलब छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है? तो पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उसको दी गई है योग्यता। हित समूह पाए जाते हैं लगभग सभी देशों में। ऐसा नहीं कि लोकतांत्रिक या कुछ ऐसे देशों में पाए जाते हैं, लगभग सभी देशों में ये पाए जाते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो वह है राजनय्य। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो वह था उत्तर कोरिया। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वह है नेतृत्व। यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट शुमैन। नाटो व वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब हुई? तो 1990 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में। निम्नलिखित में कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित हैं? तो केनेथ वाल्टज। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत के अंग नहीं है? तो सामूहिक हित। सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? तो संधि वार्ता है सौदेबाजी सिद्धांत का आधार। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह क्या है? तीसरी दुनिया देशों की भूमिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इसका संक्षिप्त नाम है। फिर से एक बार, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इसका संक्षिप्त नाम है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है तथा इसके सदस्यों की संख्या 195 है और एसोसिएट सदस्य 8 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह वैश्विक संस्कृतियों के आदान प्रदान के महत्व का संगठन है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? जेनेवा में 1932 में 2 फरवरी को संपन्न हुआ था। इसमें 60 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिक्स देशों में सम्मिलित हैं कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने भी ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण किया। अब इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजन ब्राजील में कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। एक सभी के लिए सभी, एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? यह कथन मार्गेंथाउ का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती है वर्ष में एक बार। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो वह है सामान्य सभा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका विशिष्ट अभिकरण नहीं है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, न कि वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न, यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोटों कार्य प्रणाली है ये। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों को स्वास्थ्य स्तर ऊंचा करना है। इसके 194 सदस्य देश हैं तथा दो देश संबद्ध देश हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था तथा इसे 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, दायित्व, अधिकारिता, भाषा, शांति, स्थापना तरीके आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। पैकेज डील का संबंध है किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से। संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी? तो अभी पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। तो वह एचिसन प्रस्ताव 1950 पर आधारित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो द गॉल नहीं जुड़े थे। तो जुड़े कौन कौन थे? तो नेहरू, यासिर अराफात, टीटो, ये लोग जुड़े थे। आइए जरा इन्हें विस्तार से देखें। नेम, नॉन एलाइज मूवमेंट राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने निश्चय किया कि विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ न आएंगे न विरोध करेंगे। इस आंदोलन में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, बर्मा के प्रधानमंत्री यूनू, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो तथा घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे क्रुमाह ने भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय अधिकारी वी कृष्ण मेनन ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया था। द गॉल इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं, वे फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं था? तो फैदल कास्त्रे भी नहीं थे, ये वामपंथी थे। अगला प्रश्न, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार कब आयोजित किया गया? तो वह 1983 में। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में प्रथम बार 7 से 12 मार्च 1983 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था। इसका नवीनतम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 25-26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। बाकू में। अगला प्रश्न, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई बांडुंग सम्मेलन में। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का निम्न नगरों में आयोजन हुआ है? तो लुसाका में 1970 में और अल्जीरियस में 1973 में। एक नज़र डालते हैं गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों पर। तो पहला सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, बेकलवासरी, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा सम्मेलन 1964 में काहिरा में। पहले 3-3 सालों पे यह सम्मेलन होता था। तो पहला 61 में बेलग्रेड में, 64 में काहिरा में, बेकलुआ। तो 64 पाँचवा, दूसरा के बाद 5वां सम्मेलन दिया हुआ है कोलंबो में 1976 में, 6वां सम्मेलन हवाना में 1979 में, 8वां सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में 86 में, 7वां सम्मेलन भारत में हुआ था। इस तरह से 17वां सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला के पोलामार शहर में। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष चीन भ्रमण वर्ष से नामित किया गया? तो 2016 को। निम्नलिखित में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुटनिरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पर? तो गुटनिरपेक्षता पर और संलग्नता पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दक्षेश की कार्यपद्धति का आधार है? तो आम सहमति दक्षेश की कार्यपद्धति का आधार है। अगला प्रश्न, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 का अत्यधिक महत्व है। अगला प्रश्न, किस वर्ष सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रतिरूपित किया गया था? तो 1995 को गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रतिरूपित किया गया था। अगला प्रश्न, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया?
तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना। सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। और निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मालदीव इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य देशों पर नजर डालें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं था। मालदीव, सॉरी अभी मैंने गलत कह दिया है कि मालदीव इसके सदस्य हैं, जबकि अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं था। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन द्वारा इसे भी सदस्य बना लिया गया। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? सार्क सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान शामिल है तथा प्रेक्षक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, यूएसए और मॉरिशस अर्थात 9 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न, जिन देशों को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है वे हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, वर्तमान में 9 देश महत्वपूर्ण बिंदु है। 9 देश दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, यूएसए और मॉरिशस शामिल हैं। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ कहाँ हुआ था? तो वह नई दिल्ली में हुआ था। बिम्स्टेक का नाम बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान तथा नेपाल हैं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को, द्वितीय शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में था। तीसरे शिखर सम्मेलन 2014 में हुआ था म्यांमार में। 2020 में 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है। वर्तमान में एम शाहिदुल इस्लाम बिम्स्टेक के महासचिव हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकृत किया? तो वह महासभा ने किया। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे 30 अनुच्छेद। मानवाधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कब हुआ था? वियना में। कहाँ हुआ था? तो वियना में हुआ था। कब? तो एक नज़र डालते हैं इस पे। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के 20 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तेहरान में किया गया था और 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष भी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न करा। इसमें लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकार आदि महत्वपूर्ण विचार बिंदु थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। अगला प्रश्न, किस देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किसी सभा में दी गई? तो 7वें भाग में दी गई है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व होता है। भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1996 में अस्तित्व में आ गया था। फॉली, सेटल ऑफ और हेंस इस्लामिक स्टेट के आतंक द्वारा मारे गए व्यक्ति का नाम है। यह पीजीटी का प्रश्न है। पशमर्गा और नुसरा फ्रंट क्रमशः कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। अगला प्रश्न, इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन ने पूरा नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम 2 शब्द IS और IL का क्या अर्थ है? तो इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट है। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भाग खत्म होता है। अब हम इसी वीडियो में लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। इस भाग में करीब 80 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? तो वह सबसे पहला है संगठन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है लोक प्रशासन में। अगला प्रश्न, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो पहले जान लें कौन शामिल है। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार
संप्रेषण के प्रकारों की चर्चा की, जिसमें सम्मिलित हैं शारीरिक, व्यक्तिगत तथा भाषा संबंधी। तकनीकी संप्रेषण का कहीं वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता वितरण में बांटा है? तो वह वॉल्टज ने बांटा है। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो निर्णय निर्माण कहा जाता है। मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो वह पद सोपान है। कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो वह रहते हैं सरकारी विभाग। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पदोन्नति कहा जाता है। सिविल सेवकों की उनके कार्य, संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। इसमें मनोबल में अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो लोक सेवा को परिभाषित किया है हरमन फाइनर ने। एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। शिकागो स्कूल, जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की स्थापना किसने की थी? तो चार्ल्स मेरियम ने की थी। किसने निर्णय निर्माण के ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था? तो ऑसबर्न ने। निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक का विकास एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने किया था। इस तकनीक का उद्देश्य रचनात्मक रूप से निर्णय निर्माण क्षेत्र के विचारों को प्रवेश देना है। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के कितने चरण की आवश्यकता होती है? तो 3 चरण की। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करते हैं? तो वह नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के तहत ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो बंद प्रणाली का कोई संबंध नहीं है। वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इनमें क्या शामिल नहीं है? तो पहले हम समझते हैं इसको बढ़िया से। वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य जो अंतर किया है उसमें समर्थन, सपोर्ट शामिल नहीं है, जबकि रणनीति, स्ट्रेटजी, संरचना, स्ट्रक्चर, तरीका, स्टाइल, स्टाफ, कुशलता, स्किल और पर्यवेक्षक, सुपर ऑर्डिनेट इसमें शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह है स्वेच्छा। प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है किसके? राज्य के प्रमुख से, संविधान से और निश्चित विचारधारा से। अगला प्रश्न, सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों का विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कुंज एवं ओडेनल का। कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो स्तेखानोवाद। निम्न में कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जो नहीं है उनको छोड़े, बाकी हम जान लें कि मार्टिन कैप्लॉन है, ऑथर ली बर्न्स हैं, रिचर्ड ई क्वाइडेंट हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तत्व को प्रकाशित करता है? तो सिचुएशनल थ्योरी नेतृत्व के बहुआयामी तत्व को प्रकाशित करता है। अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो टेलर ने किया था। किसने नौकरशाही के अधिनायकवाद के नए रूप में वर्णित किया है? तो हेवार्ट ने। कौन सा युग्म सुमेलित है? आइए इसको देखते हैं। एशियन ड्रामा की बात गुरनाल मेडल करते हैं। नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग करते हैं। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, इस पुस्तक की रचना E.N. ग्लैडन ने की है। अगला प्रश्न, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। निर्णय निर्माण के कौन समर्थक हैं? तो रिचर्ड स्नाइडर हैं, ब्रंक हैं और बर्टन स्पेन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राजनीति शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? तो बेंटले ने की है।
प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता है। प्रभाव की यह परिभाषा रॉबर्ट ए डहल ने दी है। प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवर्स से। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। केस पद्धति कहाँ की देन है? तो अमेरिका की देन है केस पद्धति। पोस्टकॉर्ब को जरा सा समझे। लूथर गुलिक ने दिया था पोस्टकॉर्ब। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। पोस्टकॉर्ब शब्द लोक प्रशासन से जुड़ा है क्षेत्र से। लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत में पोस्टकॉर्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें सीओ का तात्पर्य क्या है? कोऑर्डिनेशन। पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में किसने की है? तो लेविस मेरियम ने इसकी आलोचना की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? तो टेलर ने स्वीकार नहीं किया है। अनौपचारिक संगठन एल्टन म्यू ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में कौन अनौपचारिक या अंगुरलता संचार का उदाहरण है? तो गप्पे मारना, एकल छोर, संभावना, ये तमाम चीज़ें हैं। निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है उसको देखते हैं। आदेश की एकता फ्योल की है, पद सोपान मुने की है, नियंत्रण का विस्तार उर्विक की है। पद सोपान का क्या अर्थ है? उच्च का निम्न पर नियंत्रण, यही पद सोपान का अर्थ है। अगला प्रश्न, ओ और एम संबंधित है किससे? संगठन और पद्धति से। ओ और एम इसको जानते हैं विस्तार से। अंग्रेजी भाषा में ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स का संक्षिप्त कार्य है। इसे हिंदी संगठन प्रणाली अथवा पद्धति हिंदी में कहते हैं। भारत तथा ब्रिटेन में ओ और एम यही अर्थ लिया जाता है, जबकि अमेरिका में कभी कभी इसके विस्तृत अर्थ भी लिया जाता है। इसे संगठन का प्रबंध रूप में लिया जाता है। भारत में केंद्रीय ओ एंड एम डिवीज़न 1954 में स्थापित किया गया। इसको मंत्रिमंडलीय सचिवालय का स्थान दिया गया। इस समय प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधार तथा संगठन प्रणाली के लिए भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो राजनीति से है, मनोविज्ञान से है और अर्थशास्त्र से है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो 1812 में फ्रांस में किया था। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1812 में फ्रांस में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोडिन ने 1812 में लोक प्रशासन सिद्धांत नामक विषय पुस्तक लिखी थी। लोक प्रशासन का न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? तो अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंधन की नहीं है? तो वह है राजनीतिकरण। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? तो यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? तो मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? तो सभी संगठनों के उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने प्रभावित नहीं किया है। अगला प्रश्न, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में कौन समर्थक थे? तो मॉर्टन जी इवांस भी थे और रॉबर्ट जे हाउस भी थे। अभिप्रेरण के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो F.W. टेलर अभिप्रेरण के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मनोबल एक व्यक्ति अथवा समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। यह कथन संबंधित है किससे? यह संबंधित है L.D. वाइट से। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना ही इनका मुख्य कार्य है। निम्नांकित में कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसके अलावा जो करता है वो देखते हैं। नौकरशाही संबंधित इनका विचार है, यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, यह वर्ग ईमानदारी से अपना कार्य करता है, जबकि आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन हीगल नहीं करता है।
भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में कौन सी है? तो विधि तथा व्यवस्था। निम्नलिखित में किसने भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में कलेक्टर पद का सृजन किया था। अगला प्रश्न, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो हैदराबाद में 1947 में स्थापित किया गया था। लाइन एजेंसी का कार्य क्या है? तो कार्यान्वित करना। मोने और रेले ने स्टाफ सूत्र के संगठन के एक सिद्धांत स्वीकार किया। लाइन और सूत्र एजेंसी। विलोवी ने प्राथमिकता क्रियात्मक इकाई कहा है। अगला प्रश्न, बाहर से भर्ती क्या होती है? प्रत्यक्ष भर्ती होती है। अगला प्रश्न, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो शासन में नैतिकता से संबंधित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन नैतिकता से संबंधित है। पहला प्रतिवेदन सूचना का अधिकार से सुशासन की मास्टर कुंजी तथा अंतिम 15वीं रिपोर्ट राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नांकित में किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवादी की संज्ञा दी? तो लॉर्ड हेवर्ट ने। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? तो वह मैक्स वेबर। अगला प्रश्न, थोड़ा सा वेबर के बारे में जानते हैं। नौकरशाही पर क्लासिकल लेखन कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स और गिटानो मोस्का ने किया है। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री था, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री भी था। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 14 जून 1920 को म्यूनिख जर्मनी में ही हुई थी। इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी? तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा दी थी। मिलान करने वाला है, तो पहले हम देख लें। मॉर्टन कैप्लॉन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया था। हंस मार्गेनथाउ ने यथार्थवादी, जॉर्ज लिस्का ने संतुलन सिद्धांत दिया और स्नाइडर ने निर्णय परक सिद्धांत दिया है। अभिप्रेरण एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है मास्लो की आवश्यकता सोपान सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न कि निम्न में कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो रेल मंत्रालय भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है। इसके अलावा योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय इसके स्टाफ अभिकरण हैं। अगला प्रश्न, हर्बर्ट मैडिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। निम्नलिखित में किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? तो मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने अधिकारी तंत्र के विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? तो मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्धता नौकरशाही की मैक्स वेबर के नौकरशाही की विशेषता नहीं है। थोड़ा सा इस प्रश्न को विस्तार से देखते हैं। वेबर के नौकरशाही सूत्रीकरण के संरचनात्मक गुणों तथा व्यवहारगत गुणों को बनने वाला एक समूह है, जिसमें प्रथम में शामिल है कार्य विभाजन, पदानुक्रम, नियमों का व्यवस्था, भूमिका निर्धारण, जबकि द्वितीय में शामिल है तार्किकता, अवैयक्तिकता, नियम निर्देशिता, तटस्थता। इस प्रकार स्पष्ट प्रतिबद्धता मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता नहीं है। प्रतिबद्धता की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में उसका आकार बढ़ता जाता है। उपयुक्त अवधारणा का नाम जुड़ा है किससे? पार्किंसन से। पार्किंसन ने इस बारे में काफ़ी बातचीत कही है। निम्न में किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी? तो अमेरिका में। अमेरिका में लूट प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। गेरीमेंडिंग उसको बोलते हैं। उसको संरक्षक नौकरशाही भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, संस्थानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी फरवरी 1964 में। संस्थानम समिति की रिपोर्ट पर फरवरी 1964 में संस्थानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। नौकरशाही क्या है? एक आधुनिक विकास है। अगला है मिलान करने वाला। तो मिचेल्स जनमानस की संकल्पना सिद्धांत देते हैं। माओ लोक युद्ध की संकल्पना देते हैं। पेरेटो अवशेषों की संकल्पना देते हैं। अरस्तु क्रांति की संकल्पना देते हैं। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पीटर डकर का है। इनमें से किसका नाम
वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा है? तो फ्रेडरिक टेलर का नाम वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ जुड़ा है। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उसको पूर्ण करने की क्रिया है। यह व्याख्या किसकी है? तो यह व्याख्या लूथर गुलिक की है। भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबद्ध होता है किससे? तो वह होता है गृह मंत्रालय से। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? सैटिस्फाइसिंग का उल्लेख हर्बर्ट साइमन ने किया था। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग के में साइंटिफाइसिंग सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने किया था। सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टिकरण की अवधारणा विकसित करते हैं। चूँकि पूर्ण तर्क संगतता असंभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट हूँ। और इसी के साथ हमारा लोक प्रशासन का भाग भी खत्म होता है। तो इस भाग में हमने सर्वप्रथम तुलनात्मक राजनीति, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखा। आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।